गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब। आई होप न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि बताया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वगैरह क्या होते हैं, सबके बारे में बताया था। तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके में आते हैं। तो वीडियो के एंड में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे और जो इससे पूछे जाने वाले एमसीक्यूज है वो भी मैं आपको दूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, पिछली वीडियो के जितने भी लेक्चर आंसर्स हैं वो मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप टैली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्यारे से लेक्चर के बारे में। तो बिफोर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझने से पहले एक टर्म हमें समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है? मास डिफेक्ट। क्या है? मास डिफेक्ट। तो चलिए पहले इस टर्म को समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है? अच्छा, आप सपोज कर लीजिए आपके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, आपके पास एक प्रोटॉन P है और आपके पास एक न्यूट्रॉन N है। ठीक है, और इस प्रोटॉन का मास सपोज हम कर लेते हैं XY और इस न्यूट्रॉन का मास हम सपोज कर लेते हैं Y। ठीक है, तो ये इसका मास X है, इसका मास Y है। अच्छा, एक न्यूक्लियस कब बनेगा? इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से एक न्यूक्लियस आपके पास बनेगा। तो हम एक मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सपोज ये इसका मास x था, इसका मास y था, तो ये दोनों मिलके क्या बनाना चाहिए था? x प्लस वाई मास बनाना चाहिए था, क्योंकि यही तो कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास जो हमें सपोज कर ले, एक मास हम ले लेते हैं इस न्यूक्लियस का z है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था? क्योंकि x और y ही कंबाइन हो रहे, तो होना तो ये चाहिए था x प्लस वाई इक्वल टू z। ये मास जुड़ के इसके मास के बराबर होना चाहिए था। बट कहानी का खेल यहीं से स्टार्ट होता है। क्या ये सिचुएशन ना होके, यानी जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो जो न्यूक्लियस जो तैयार होता है उसका जो रेस्ट मास होता है वो इन दोनों के सम के इंडिविजुअल मासेस से कम होता है। जब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं उनसे बनता है एक न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस का मास जो होता है उसके न्यूक्लियॉन्स के मास के सम के से कम होता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन z होता है। यानी इसको जोड़ोगे तो ये ना इक्वल ना होकर क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो हम डिफरेंस लेते हैं इस मास x का और इन दोनों के सम का, इन दोनों का मास हमने कंबाइन किया और इससे हमने ये डिफरेंस लिया। ठीक है, यही हमारा होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, यही मास डिफेक्ट क्या होता है? कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स is always greater than the mass of a nucleus. Combined mass of nucleons, अब nucleons क्या आपको पता है? Nucleons is always less than, sorry, is always greater than the rest mass of nucleus. और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे पहुंच गए तो हम एक्स वाई ना लेके इसके बारे में थोड़े से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज फाउंड दैट रेस्ट, इट इज फाउंड दैट, ये स्लिप होने लगा। इट इज फाउंड दैट द कंबाइंड मासेस ऑफ, इट इज फाउंड दैट कंबाइंड मासेस ऑफ, कंबाइंड मास, ये थोड़ा सा वेट हो गया है, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, is greater than rest mass of stable nucleus। ठीक है, तो ये तो आप थोड़ी सी हैडी टाइप की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन
रेस्ट मास ऑफ the difference between the sum of rest mass of nucleons and stable nuclei is called mass डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका सिंबल कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा स्मॉल एम। ठीक है, सिंबल इसका क्या है? डेल्टा स्मॉल एम। तो यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन का यूज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी करेंगे। तो यहां तक आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर, अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो रेस्ट मास आया है, जो मास कम हुआ है, ये मास गया कहां? क्योंकि हम जानते हैं कि मास कभी क्रिएट मतलब जो एनर्जी होती है ट्रांसफर होती है, और एनर्जी क्या है? बाय आइंस्टाइन mc²। तो अगर कुछ मास कम हो रहा है तो वो मास जा कहां रहा है? एक्चुअली अब आप, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, तो इनको कंबाइन करने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए, इनको होल्ड करने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी? जो मास कम हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ, और वही एनर्जी किस काम में आई? एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो एनर्जी निकली वो इन दोनों को बांधे रखने में, इन दोनों को एक साथ होल्ड करने में काम आई। इसी को, तो वो एनर्जी कहां पे यूज हुई? एनर्जी के फॉर्म में जो रिलीज हुई वो एनर्जी इन दोनों को बांधने में काम है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। चलिए अब इसका मास डिफेक्ट का एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, लेट देयर आर Z प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एंड मास नंबर इज A, और किसी एक एलिमेंट में एटम में Z प्रोटॉन है और उस एटम का मास A है, तो ऑब्वियस सी बात उसका न्यूट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? A माइनस Z। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके न्यूट्रॉन्स कितना होंगे? देयरफॉर न्यूट्रॉन्स विल बी A माइनस Z। ठीक है, अब हमने क्या कहा? कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब क्योंकि यहाँ पे Z प्रोटॉन है, हम एक प्रोटॉन का मास मान लेते हैं mp, तो Z प्रोटॉन का मास क्या होगा? Zmp। ठीक है, तो लेट मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास मान लेते हैं mp, तो मास ऑफ Z प्रोटॉन क्या हो जाएगा? Zmp। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह मास ऑफ Z न्यूट्रॉन वो क्या होगा? A माइनस Z Mn। ठीक है, हमने मान लिया कि एक न्यूट्रॉन का मास Mn है, तो A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास A माइनस Z Mn। ठीक है, और मान लेते हैं लेट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, हमने स्टेबल न्यूक्लियस यानी कंबाइन होने के बाद जो न्यूक्लियस बना उसका मास मान लेते हैं m, कैपिटल N, स्मॉल m उसके बेस में कैपिटल N। ठीक है, तो डेल्टा m यानी मास डिफेक्ट क्या होगा? मास डिफेक्ट होगा Zmp प्लस A माइनस Z Mn माइनस m कैपिटल N। आई होप ये बहुत ही क्लियर है, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नोट डाउन कीजिए, मैं मार्कर में इंक कर लूं। आई होप यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप नोट रखे रहिएगा, इसका भी इंपॉर्टेंस है आगे। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यहां तक ये एक्सप्रेशन मास डिफेक्ट का बिल्कुल करेक्ट आ चुका है आपके पास, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर लेते हैं और। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास आ चुका है डेल्टा m। अगर मैं इसके जो यहाँ पे इन दोनों साइड Zme ऐड करूं,
ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, ZME ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, तो डेल्टा एम हमारे पास आ चुका है। आप सभी की स्क्रीन पे डेल्टा एम आ चुका है। वो क्या आया है, A माइनस जेड एम एन माइनस एम, ये स्मॉल न्यूट्रॉन के लिए है, स्मॉल एन न्यूट्रॉन के लिए है, कैपिटल एन न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एम आ चुका है। अब अगर मैं इसके दोनों साइड ZMP प्लस एक साइड A माइनस जेड एम एन प्लस ZE माइनस एम एन माइनस ZE, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इस इक्वेशन में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप समझ गए क्यों किया मैंने? अच्छा, ये ZE क्या है? अगर अब क्योंकि एक एटम के अंदर क्या केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो मैंने मान लिया कि उसमें Z इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी स्टेबल न्यूक्लियर में इक्वल होते हैं, तो मैंने माना अगर Z प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली बात उसमें Z न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो मैंने Z, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास E हमने है तो Z का ZE, उसी तरह ही। तो अब मैंने इलेक्ट्रॉन का मास ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं। तो अब क्या होगा, मैं इस टर्म और इस टर्म को एक साथ लिख सकता हूं, Z कॉमन MP प्लस ME प्लस A माइनस जेड MN माइनस इन दोनों से कॉमन MN प्लस ZE। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, MP प्लस MN, तो अब आप एक चीज बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं Z ऑफ H1H1, ये इसका M, मास ऑफ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, मास ऑफ 1H1। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर 1H1, अब ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, इसका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस आइसोटोप का नाम क्या है। ठीक है, तो ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का और इसमें एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है और इसका मास क्या है, Mp प्लस Me, यानी एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। वन मतलब एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, ये 1 MP हुआ, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम का मास ही तो बनेगा, हाइड्रोजन एटम का मास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो A माइनस जेड MN और लास्ट में, अच्छा ये देखिए, एक न्यूक्लियस, एक पूरे एटम की बात कीजिए, एक पूरे एटम में क्या है, न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी। तो अगर मैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के सम कर देता हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मासेस का सम कर देता हूं, तो वो पूरे एटम का मास नहीं आ जाएगा। फिर से बोलिए, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन के मास का सम कर देता हूं तो पूरे एटम का मास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या है, ये पूरे एटम का मास है, यानी M ऑफ, अब एटम को मैं अगर इससे डिनोट कर लेता हूं ZA, चलिए एटम को हम लोग किसी एक नाम से दे देते हैं P से। ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा आपका A और Z, इसका क्या नाम हो गया, ये पूरे एटम का मास हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे बिल्कुल। ये क्या है, पूरे एटम का मास है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप, या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, इसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियरली समझ गए। तो ये हो गया मास डिफेक्ट का एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, और यहाँ पे जनरली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं एटम को, तो एक्स कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इसको नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो इसको जरूर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी है किस चिड़िया का नाम, ये भी जानना है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी अभी मैंने आपको बताया था कि जब मास डिफेक्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी, एक तो ये मास, इस बोर्ड अगर गीला हो जाए तो इस पर चलता भी नहीं, हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी BINDING ठीक है। अब यहाँ पे कब तक सूखते, बात करते हैं थोड़ी सी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जब मैंने कहा कि एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हुए तो उनका मास कुछ घटा, वो मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ, वही एनर्जी किसको
किस काम में आई? उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़े रखने के लिए, एक न्यूक्लियस के अंदर उनको जोड़े रखने में काम आई। तो बाइंडिंग यानी जोड़ना, तो यही जो एनर्जी है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखने का काम कर रही है वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हम कितनी एनर्जी दें, हम कितनी एनर्जी दें कि हम उस प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी दूर भेज दें, यानी उनको इतना दूर हटा दें कि वो कभी आपस में जुड़ ना पाए। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को जोड़े रखने के लिए जो एनर्जी आई बाइंडिंग, ठीक है, वही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। इसको एक और तरीके से समझते हैं, तो अगर ये जुड़े हैं तो इनमें हमें उतनी ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसको, अगर इसको मुझे तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए भी तो मुझे उतनी ही एनर्जी देनी है जितनी इसके जोड़ने के लिए थी, क्योंकि एनर्जी कभी बदल तो सकती नहीं है। तो हमने क्या किया, अगर मुझे इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने इसे दी, जो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर दे और इतना अलग कर दे कि ये कभी आपस में जुड़ ही ना पाए, तो वही एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए। अब मेरा मार्कर तो ठीक है, बट आज बोर्ड के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, मैं इसे दो टर्म्स में आपको बता चुका हूं, वो भी आप बात कर, सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस so that they could not combine again is called binding energy। वो अब मैंने बाइंडिंग एनर्जी को, या फिर आप दूसरे टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, when mass defect occur then extra energy is released, तो वो एनर्जी रिलीज होती, that energy is used in combining the proton and neutron, ठीक है। जब मास डिफेक्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती, वही एनर्जी उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने में काम आती है, उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब हमने उसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर दिया कि अगर उतनी एनर्जी बांधने में काम आ रही तो उसको तोड़ने के लिए भी तो उतनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हमने उस एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना पड़े और इतना अलग कर दे कि वो कभी दोबारा कंबाइन ना हो सके, तो वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने, क्या आपको रिलेशन पता होगा, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन क्या था? वो मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये सबको पता है, क्योंकि हम बहुत कम एनर्जी, एक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मास आएगा वो मास डिफेक्ट होगा, डेल्टा एम, तो हमने इसको भी डेल्टा ई भी नाम दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्यों डिनोट करने के लिए, डेल्टा ई बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी हमें ये रिक्वायर होगी वो इस फॉर्म से दी जाएगी। अब अभी हमने डेल्टा एम क्या निकाला था, जल्दी से बताइए। तो हमने अभी डेल्टा एम निकाला था जेड एम एच, ठीक है, यहाँ पे जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एक्स जेड ए एम, और क्योंकि यहाँ पे सी स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर, तो ये डेल्टा एम की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी, हमने बस उसी को रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व का यूनिट। बट माय फ्रेंड्स, इस समय ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जब ये मास डेल्टा एम जो है किसमें दिया रहता है, केजी में दिया रहता है। किसमें दिया रहता है, केजी में। एक यूनिट और होती है, एक सेकेंड, तो एक यूनिट और होती है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
ये इसको आप यहां तक नोट रखे रहिए। आगे बात करते हैं, ये होती है डेल्टा एम जब केजी में, ठीक है। तब हम इसको इस फॉर्मूले से डिनोट करेंगे, आइंस्टाइन की, मतलब इस फॉर्मूले से हम यूज करेंगे, निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बट अगर आपको मास जो है वो केजी में ना देके ए एम यू में देता है, किसमें देता है, ए स्मॉल ए एम यू में, यूनिट है किसकी, मास की, यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अब इसको थोड़ा सा डिटेल क्विकली जल्दी से एटॉमिक मास यूनिट को समझते हैं। आपके पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, उसका कुछ मास है। अगर उसको आप 12 से डिवाइड कर देते हैं, हमको एक्चुअली मास कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट चाहिए। अब इतने छोटे छोटे एटम्स के लिए हम केजी तो नहीं बार बार यूज करेंगे, तो हमने क्या किया है, छोटी यूनिट बनाई, उसका नाम क्या रखा, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट होती कितनी के बराबर है, कार्बन एटम के मास को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो वो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी। पहले क्या था, 1960 के पहले जो था वो हम लोग मानते थे 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम 1/16, बट अभी हम लोग 1/12 ऑफ कार्बन एटम मानते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करेगा, एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट अभी आप समझिए बस कि अगर डेल्टा एम आपको EAMU में दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, जिसको समझ लीजिए। इफ डेल्टा एम इज गिवन इन AMU, देन जो हमारा डेल्टा E भी होगा वो होगा डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी कैसे आया कैलकुलेशन पूरी डिटेल में बस अभी आप समझ लीजिए कि अगर मास डेल्टा एम आपको किसमें AMU में दिया है तो हम उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो बात है बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशंस की, बट क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से आते हैं। तो अब हम सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी के कर्व को डिस्कस करेंगे। 1 सेकेंड। माय फ्रेंड्स, ये तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी आई, ठीक है। अब आपको सपोज एक न्यूक्लियन ही निकालना है, मतलब अगर आपको पूरे एटम से एक प्रोटॉन निकालना है या पूरे एटम से एक न्यूट्रॉन निकालना है, तो उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा EB अपॉन A, यानी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए वो डेल्टा EB अपॉन A। अब सपोज मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी आपकी सपोज ये आएंगे, तो इस और मैंने कहा इस एटम में जो न्यूक्लियॉन्स का जो मास है, अब ये A क्या है, मास, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन चाहिए, सपोज इसमें 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, इस एटम में एक ऐसा एटम जिसमें 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा डेल्टा EB अपॉन 24, यानी जो उसके अंदर जितने भी एटम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका सम से डिवाइड, तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। जरूरी था क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व। 1 सेकेंड। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कर्व का और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि कर्व बहुत ही टाइम ले रहा था, मुझसे ड्राइंग थोड़ी वीक है, तो मैंने पहले ही बना रखा है। और इसके बारे में पॉइंट्स जो कि आपको लिखने हैं या समझने हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और उनको ही आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स और कर्व आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसे आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व यही है, ठीक है, यह हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो समझते पहले, सबसे पहले जो लाइटर न्यूक्लियाई जिनका मास कम है, जो लाइटर न्यूक्लियाई है और जिनका मास कम है,
उनकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए बहुत कम है। लाइटर न्यूक्लियाई ये मास नंबर है, देखिए मास नंबर इसका कम है। हाइड्रोजन का सबसे छोटा एटम, उसका मास ऑब्वियस सी बात है कम, उसके दूसरे आइसोटोप का थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। बट उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू बाकी एटम से। तो इससे हमें पहला पॉइंट क्या पता चला कि फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लेस, ठीक है, इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियर। पहला पॉइंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मास नंबर 20 तक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत तेजी से बढ़ता है। मास नंबर 20 तक यहां से देखिए बहुत तेजी से राइज हुआ और फिर देखिए कांस्टेंट हो रहा है। तो मास नंबर 20 तक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत तेजी से राइज होता है। और राइज होते समय खासियत क्या है, कुछ सर्टेन एटम्स के लिए इसने पीक अटेन की, हाइट अटेन की, कुछ सर्टेन एटम्स के लिए इसने हाइट अटेन की। यानी ये जो एटम है लिथियम से, अब देखिए लिथियम का नंबर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर भी हीलियम जो कि इससे कम है वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शो करेगा, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे एटम है जिनकी स्टेबिलिटी, अब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब तभी तो उससे प्रोटॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, तभी तो हम उसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तभी तो प्रोटॉन निकाल पाएंगे। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उनके नेबरिंग एटम से काफी ज्यादा है, तो उन्होंने एक पीक अटेन की। अब ये क्यों पीक अटेन करते हैं, क्या रीजन है कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका बहुत ही डिटेल वर्जन है, बहुत से मॉडल आए, लिक्विड मॉडल, शेल मॉडल, ये सब इसी के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। आप अभी एक छोटी सी चीज समझिए बस, जो अभी जस्ट समझने के लिए, कि जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हीलियम 2,4, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, तो देखिए 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम जिसके 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, समझे। तो इवन का कॉन्सेप्ट अभी बस आप दिमाग में रखिए, ठीक है। कार्बन 612, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6, इवन, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। अभी इतना ही समझना है, बहुत से रीजन होते हैं इसके जो आप अभी नेक्स्ट वीडियोस में आज बताऊंगा आगे, तो आप समझेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपने ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों आप समझिए कि 20 तक बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, देन फिर क्या होता है कि कुछ एटम्स के लिए वो ज्यादा स्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आयरन के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सबसे ज्यादा एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। याद रखना है, एमसीक्यू पूछा जाता है विच एटम हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस आयरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे और बढ़ते हैं फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, आई होप 120 से आगे बढ़ते हैं, 120 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होने लगती है। कहाँ 120 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज होने लगती है। क्या रीजन, देखिए मैं यहां से आगे बढ़ेगी, बढ़ रही थी एकदम से हल्की सी डिक्रीज हो गई। क्या रीजन है भाई डिक्रीज होने का, देखिए जब नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा होने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स, 2 प्रोटॉन्स के बीच में कैसे लगेगी, रिपल्सिव फोर्स। तो हायर न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जब एटॉमिक नंबर होता है उसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोटॉन्स के बीच बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगता है, उन रिपल्सन की वजह से वो अपने आप खुद ही को अलग करना चाहते हैं। तो जब खुद ही को अलग करना चाहते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी हमें कम ही देनी पड़ेगी, यानी कम एनर्जी में वो अलग हो जाएंगे। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यानी अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर हायर न्यूक्लियाई थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसका रीजन क्या है, कोलम्बिक रिपल्सन। क्या होता है कोलम्बिक, यानी 2 प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन जो होता है उस वजह से फॉर हायर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। अच्छा, जब ये कम हो, यानी इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई कम हो रही है तो ये क्या करेंगे, अपने आप को तोड़ के, यानी अपने आप से प्रोटॉन अलग जल्दी से करके अपने आप को एक स्टेबल बनाना चाहेंगे। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो जो ये अब इनकी एनर्जी कम हो रही है तो ये क्या करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे और इसी को, यानी 2 एटम्स का टूटना ही हमारा क्या शो करता है, फिजन, न्यूक्लियर
फिजन, एक हायर न्यूक्लियाई से दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई टूट जाना और वो न्यूक्लियाई स्टेबल हो, उसी को क्या कहते हैं, फिजन। यानी फॉर 120 से आगे हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन, और क्योंकि मैंने कहा इनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती, तो ये भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। लाइटर न्यूक्लियर भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो ये लाइटर न्यूक्लियर भी जुड़ते हैं, क्योंकि ये टूट तो सकते नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो ये जुड़ने को क्या करते हैं, फ्यूजन। तो यानी फॉर एटॉमिक नंबर लेस देन 20 क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और ग्रेटर देन 120 क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस एटम के बाद न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट होता है, 120। किस एटम से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, 220 तक, ठीक है। यहां तक क्लियर, यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखा रखे हैं। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्या क्या डिटेल्स हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे अच्छे से, 1 सेकेंड। सो फाइनली हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट किसके लिए होती है, इनमें से किस एटम के लिए, आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन आपको ये गिवन। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन जब भी आपको क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन दे, इसका मतलब आपको समझना है ये उसने किसका मास दिया आपको, 1h1 का, क्योंकि यही एक ऐसा एटम है जिसमें केवल और केवल एक प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। यानी उसने किसका मास दिया आपको, 1h1 का दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने mh ही दिया है आपको, क्या दिया है, mh। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको mh दिया है, ये एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग चीज है, तो इसलिए मैं दोनों दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्रोटॉन का मास गिवन है, न्यूट्रॉन का मास गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी जब रेस्ट मास ऑफ हीलियम कितना है ये। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ZmH प्लस A माइनस Z Mn और माइनस M कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.56। सी स्क्वायर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यूनिट AMU में दी है। अगर केजी में दिया होता मास तो मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब Z कितने, यानी Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस हीलियम एटम के लिए कितने प्रोटॉन है, 2। A माइनस Z यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 4 माइनस 2 यानी 2 न्यूट्रॉन। तो और MH की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, Mn की जगह ये वैल्यू, और Mn क्या है, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास आपको ये गिवन है, यहाँ रखेंगे, और इसको इस पूरे को कैलकुलेट करके 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आपके पास। और हाँ, बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आप तो यूनिट देख के डायरेक्ट ही बता सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यूनिट भी वही होनी चाहिए जो कैलकुलेशन आ रही है, तो देख के बता सकते हैं। बट कई बार आपको सेम यूनिट देगी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Z की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z की जगह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, Mn की जगह जो रेस्ट मास गिवन है आपको, और MH की जगह प्रोटॉन का मास, और Mn की जगह न्यूट्रॉन का मास। बस पुट करना है और आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वही है, कैल्शियम प्रोटॉन की जगह 20, न्यूट्रॉन की जगह 40 माइनस 20, और रेस्ट मास आपको गिवन है ये वाला, यहाँ पे पुट करना और 90 इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हेवियर न्यूक्लियाई, मैंने बोला था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जब हेवियर न्यूक्लियाई टूटता है 120 के आगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बता रखा है, फिजन कहते हैं, फ्यूजन, एनिहिलेशन या नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, 8 मेगा, 8 अर्ज, 8 जूल या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बता रखा है ये भी। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम है या पॉलीस्ट्रॉन है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो पिछले वीडियो को देखिए। तो यहाँ तक हम लोग अब पढ़ चुके हैं, आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन या फिजन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।